नमस्कार। लोक भारती कक्षा 9वीं से आज का हमारा पाठ है 7वां, जिसका नाम है शिष्टाचार। बच्चों, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्ट मतलब अच्छा और आचार मतलब व्यवहार। तो शिष्टाचार का मतलब हुआ अच्छा व्यवहार। क्या आप शकल सूरत देखकर किसी के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर किसी का व्यवहार देखकर उसके साथ उस तरह का सलूक करते हैं? इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि एक नौकर और मालिक के बीच का संबंध कैसा होता है, हमारा समाज नौकरों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, और नौकर का कर्तव्य के प्रति क्या क्या चेतनाएं होती हैं। मालिक द्वारा अनजाने में अगर नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो क्या वह उसके लिए पश्चाताप करता है? ये सब स्थितियाँ और इसमें इन स्थितियों का मार्मिक चित्रण इस चरित्रात्मक कहानी के माध्यम से आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देखो, आज की जो कहानी है वो पूरी तरह से चरित्रात्मक है। कहानी के एक पात्र बाबू राम गोपाल अथक प्रयास के बाद एक नौकर ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को उस नौकर का गंवार रूप देखकर गुस्सा आ जाता है और उसे वह नौकर को घर से निकालने की तरकीब सोचती है। नौकर पर चिढ़ जाती है और कभी कभी जब नौकर के हाथों घर की चीज़ों का नुकसान हो जाता है तो उसकी तनख्वाह काट लेती है। इस तरह उनके घर का काम करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और बाबू राम गोपाल के बच्चे का मुंडन के का दिन आ जाता है और श्रीमती मुंडन संस्कार का प्रबंध करने में व्यस्त हो जाती है। तो घर की सारी जिम्मेदारी नौकर के हाथ में सौंप देती है और जिस दिन मुंडन संस्कार था उसी दिन नौकर गांव जाने के लिए बाबू राम गोपाल के पास छुट्टी मांगता है और वे आग बबूला हो जाते हैं। देखिए, इस कहानी में पत्नी है वो नौकर के साथ किस तरह का व्यवहार करती है और बाबू राम गोपाल का व्यवहार किस तरह का होता है। इस कहानी के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि शिष्टाचार होना चाहिए या नहीं। जब 3 दिन की अनथक मतलब लगातार प्रयास करना बिना थके खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध मतलब जो हमेशा गुस्से में रहती है श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। तो जैसे ही देखा नौकर का चेहरा और देखते ही मुंह बना लेती है पत्नी। ये वनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? वनमानस जो मतलब आदि मानव होते हैं ना, वनों में घूमते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, जो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते, बाल भी नहीं बनाते, नहाते धोते भी नहीं, तो वो होते हैं वनमानुस। तो बोलती है कि ये वनमानुस कहाँ से पकड़ लाए? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाते फिरूँगी। अभी बड़े घर के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके नौकर भी एकदम टिप टॉप बनकर रहें। उनको अपने नौकर को लोगों के सामने लाने में भी शर्म आती है कि उनका नौकर अच्छा दिखता होगा तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर छिपा के रखते हैं। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दे दिया। जानती हो तलब क्या होगी? तलब मतलब उसकी तनख्वाह, केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो ये 12 रुपये में इतना सस्ता नौकर मैं ढूंढ कर लाया हूँ, तो फिर इससे सस्ता नौकर तुम्हें कहाँ मिलेगा? इस तरह अपनी पत्नी को समझाते हैं। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। तो फिर ये काम क्या करेगा? 12 रुपये ही लेगा तो काम भी वैसा ही करेगा फिर। तो इस तरह से वह संतुष्ट नहीं होती है नौकर को देखकर। ये मैं क्या जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौहें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो बोली कि अब एक काम करो, दूसरा नौकर खोजो, जैसे ही दूसरा नौकर मिल जाता है इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी। बच्चों, मैं थोड़ा ये लेखक का परिचय बताना भूल गई। इसके लेखक भीष्म साहनी हैं और इनका जन्म है 8 अगस्त 1915 को हुआ, रावलपिंडी। और रावलपिंडी अब तो पाकिस्तान में है। फिर 11 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भीष्म साहनी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। मतलब इनकी रचनाओं में समाज में कौन कौन से रीति रिवाज हैं या जो भी विषमताएं हैं, नैतिकता की बातें हैं, उनको लेकर इन्होंने कहानियाँ
रची हैं। फिर इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। और आज की ये जो कहानी है, ये शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध और उनके प्रति दृष्टिकोण, इन सब का वर्णन यहाँ पर मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि नौकर लेकर आते हैं और पत्नी को पसंद नहीं आता है, तो वो बोलती है कि एक मेरे ऊपर दया करो कि दूसरा नौकर ढूंढो, जब मिल जाएगा तो इसको मैं निकाल दूंगी। श्रीमती जी की भौहें चढ़ गई, तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो ये सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। कुशल क्षेम मतलब हालचाल पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था। तो नौकर का नाम क्या था? हेतु। और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। कहाँ से आया था? शिमला के नज़दीक एक गांव से। अब उसकी चारित्रिक मतलब उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी, वो यहाँ पर लेखक ने बताई है। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली। क्या बोलती है? अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। हवालात मतलब जेल में। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। तो श्रीमती जी ने तो उसका चरित्र जाने बिना ही उसके ऊपर सीधे मतलब छाती पर उंगली दाग कर बोलती है पिस्तौल की तरह कि दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर ढंग से काम नहीं किया तो सीधे जेल में भिजवा दूंगी और हर काम का पाई पाई का हिसाब ठीक से देना होगा। और उसका मतलब शारीरिक बनावट यहाँ लेखक ने दी है कि कैसा था वो। चपटी नाक वाला, छोटा माथा था, दांत भी उबड़ खाबड़ थे, मोटे मोटे हाथ थे और कद छोटा सा था। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का कि सब झूठे, गलीच और लंपट होते हैं। तो सब लोग समाज में मतलब यही मानते हैं कि जो नौकर होते हैं वो कोई सही नहीं होता। जैसे ही मौका मिलता है सब मतलब हाथ साफ करके भाग जाते हैं। तो श्रीमती जी हर नौकर को वैसा ही समझती थी। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सब मतलब कैसे होते हैं? झूठे होते हैं, गलीच होते हैं, मतलब गलियों में जो घूमते रहते हैं ना, आवारा, और लंपट होते हैं। लंपट मतलब झूठ बोलते हैं हर बात के लिए। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। तो बोलती है कि नौकरी मिलते ही थोड़े दिन बाद में बीमारी का बहाना लेकर भाग जाते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। नौकरों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था श्रीमती जी का। यूँ भी घर में उसकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पे गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। तो पति से बात करनी है तो एकदम अंग्रेजी में बड़बड़ाती थी और नौकर से बात करती है तो नौकर के जैसे ही उसके ऊपर गालियाँ बरसाती थी। दोनों की लगाम खींच कर रखती, दोनों की मतलब पति की और नौकर की। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली। जासूसी नोबलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। तो उसे लगता था कि जिस तरह जासूस होते हैं ना, उनको हर कार्य में षड्यंत्र दिखता है, वैसे ही श्रीमती को भी नौकर के हर काम में षड्यंत्र नजर आता कि ये कहीं ज़्यादा घी तो नहीं लगा रहा है, या चीनी ज़्यादा तो चाय में नहीं डाल दिया इसने, या फिर ये ज़्यादा रोटियां तो नहीं खा गया है। इस तरह उसके दिमाग में ये सब बातें नौकर के लिए चलती रहती। फिर आगे देखो, काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, अरूप मतलब रूपवान नहीं था, सुंदर नहीं था। उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उज्जड़ मतलब एकदम से ढंग से सलीके से नहीं रहता था, और गंवार मतलब बेतरतीब की बातें करता था, बेतुकी बातें करता था। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे, घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, तो 10-10 बार उसे धमकाती कि तू निकल जा मेरे घर से, क्योंकि उसका काम अच्छे से नहीं होता था
वह पर्दों पे दाग लगा देता था, अच्छे से साफ सफाई नहीं करता था, कांच के गिलास तोड़ देता था। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे, बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। तो जैसे जैसे दिन निकलते गए बाबू राम गोपाल भी ढीले पड़ गए कि अब इससे काम चल रहा है तो नौकर लाने की ज़रूरत क्या है। मतलब शिथिल पड़ने लगी, मतलब कमज़ोर पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर केवल वेतन 12 रुपये। तो 12 रुपये ही उसको वेतन मिलता था। सिर्फ बेचारा 2 टाइम खाना खाता था, और जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतते गए, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा। गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा मतलब चेंज होने लगा, मतलब बदलने लगा हुआ है। गांव का था पहले, अब शहरी नौकर बनने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। इस तरह से 3 महीने बीत गए, और मैले कपड़े ज़्यादा मैले हो जाते हैं तो अपने आप ही फटने लगते हैं। तो उन्हीं कपड़ों में रहता था हमेशा। श्रीमती उसको कपड़े भी नहीं देती थी। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था, और प्रथमानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। जो बाल कटवाते हैं ना सबसे पहले बच्चे के, उसको बोलते हैं मुंडन। तो उनका छोटा सा बच्चा था, और अब उसके बाल कटवाने थे, उसके मुंडन की तैयारियां हो रही थी। तो बेटे के वात्सल्य मतलब प्यार, बेटे के स्नेह ने श्रीमती जी की आंखें आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा, मतलब गाजे बाजे का प्रबंध किया जाने लगा, और सारा ध्यान उसकी तैयारियों में ही श्रीमती जी का लग गया। मित्रों संबंधियों और को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे, और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे की छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। तो नौकर को ही वो चाबियों का गुच्छा थमा दिया। पूरा घर का काम वही संभालने लग गया। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लगे। उपहार मतलब गिफ्ट। फूलों, फानूसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा। मतलब एकदम खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि सब गिफ्ट लेकर आ रहे थे, और कोई फूलों के गुलदस्ते ये सब लेकर आ रहा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब सब मित्र रिश्तेदार ये सब आ रहे थे, तो काम में फुर्सत उनको नहीं मिल रही थी। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। मतलब सबके बीच में आया, और इस समय जबकि घर पूरी तरह से घर के कामों में व्यस्त होना चाहिए नौकर को, और अतिथिगण आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, उसी समय हेतु आता है और बोलता है कि हुजूर मुझे छुट्टी चाहिए। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, और हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। तो अचानक से हैरानी की तो बात ही थी कि आज के दिन उसको छुट्टी चाहिए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं। श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। तो श्रीमान को एकदम से गुस्सा आ गया कि मेहमान तो खाना खाने वाले हैं और आज के दिन इसको छुट्टी चाहिए। बोले कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन वह वहीं पर खड़ा रहा और वहाँ से हिला ही नहीं, और लगातार बोले जा रहा था हुजूर मुझे छुट्टी चाहिए। तो फिर गुस्सा आ गया, तो श्रीमान ने बोला जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न होना मतलब हिलना ही नहीं बिल्कुल भी, तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। तो जोर से, जब वह नहीं हिला वहाँ से और लगातार रट लगाई हुई थी कि मुझे जाना है, तो श्रीमान को गुस्सा आ गया और उसके मुंह पर एक चांटा दे दिया। उल्लू के पट्टे, ये वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चांटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर देखा भी, मगर ये देखकर ये केवल नौकर को चांटा पड़ा है, आंखें फेर ली। तो देखो समाज का दृष्टिकोण नौकर के प्रति कैसा है कि नौकर को अगर थप्पड़ पड़े तो किसी को कोई परवाह नहीं। एक बार सबको पता चला कि नौकर को चांटा पड़ा है, लेकिन सब ने आंखें फेर ली देखकर भी कि नौकर को पड़ी है ना, ये तो आम बात है, हर कोई नौकर पे हाथ उठाता है।
श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी, जैसे मतलब नींद से जैसे होश में नहीं थी वह, अचानक से उसको होश आया। हो न हो इसमें कोई भेद है, मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही। सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इससे न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। तो श्रीमती जी तो एकदम जैसे जासूस को एकदम ऐसे लगता है कि हर चीज़ में षड्यंत्र है, वैसे ही उसको षड्यंत्र नजर आया है उसका कि आज के दिन क्यों जा रहा है। हो न हो इसने ज़रूर कहीं ना कहीं से हाथ साफ किया। इसके हाथ में मैंने तालियां भी दे दी और पता नहीं इसने कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाला है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर, बरामदा क्या होता है, जो अपना मकान होते हैं उसके सामने का जो हिस्सा होता है तो उसे बोलते हैं बरामदे। तो बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी और उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानून ने पहले कभी नहीं सुना था। मतलब इतना इतना सुनाया अपने नौकर को कि हेतु ने आज से पहले ये सब नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देख श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है। हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। तो हेतु ने कहा, मुझे काम है इसलिए जाना है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप देखकर धकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। तो बाद में क्या सोचा दोनों पति पत्नी ने कि मुंडन में विधना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको अभी यहाँ छोड़ देते हैं और चुप हो जाते हैं। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया। वह उसने कोई काम नहीं किया और बरामदे में जाकर चुपचाप कोने में बैठ गया और न हूँ न हाँ, चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपस से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। तो हेतु बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि साहब मुझे जाने दो। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए, उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसका नाम पता ये सब लेकर, और उसको तनख्वाह भी नहीं दी। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोला और अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। मतलब जांच शुरू की कि कहीं कुछ चीज़ें गायब तो नहीं हैं। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है, मतलब इतना बड़ा घर, उसमें कौन सी चीज़ गायब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। तो एक एक चीज़ किसे याद रहती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया, कभी कोई नौकर को यूँ जाने देता है। अब मैं क्या जानूँ क्या क्या उठा कर ले गया है। जाएगा कहाँ, उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता क्यों करेगा। तो पत्नी बताती है कि अगर उसने बहुत ज़्यादा पैसों का सामान ले लिया है यहाँ पर से, तो फिर वह 3 महीने की तनख्वाह 20 रुपये से उसका काम थोड़ी चलने वाला है। उसने तो तनख्वाह की रकम तो कुछ चीज़ें उठाकर पहले ही पूरी कर ली होंगी। तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई है तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। इत्तला मतलब खबर कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। तो श्रीमती जी को तो उसकी चोर की, मतलब नौकर की हर बात संशय लगती है, गलत लगती है। दूसरा नौकर आ गया, घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दूं, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। तो श्रीमान को कभी कभी अफसोस होता था कि उसके जो पैसे हैं 3 महीने के हमने रोके हैं वो मनी ऑर्डर से भेज दूं, लेकिन श्रीमती के डर के कारण वो नहीं भेज सके। एक दिन शाम का वक्त था, थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ी। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया।
तो अचानक से हेतु उनको सड़क के उस पार दिखता है और वही चेहरा वही कपड़े। तो जाकर हेतु को पकड़ लेते हैं। अरे तू कहाँ था इतने दिन, गांव से कब लौटा? तो हेतु ने बताया अभी अभी लौटा हूँ साहब। हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? हेतु ने धीरे से कहा जी। कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जो जल से वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं, क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। सहसा, सहसा मतलब अचानक हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी छलक आई कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया। मतलब कुछ बताना चाहता था लेकिन रोना ज़्यादा आ रहा था, इसके लिए बता नहीं पाया। और आंखें जो है ऐसी छलक रही थी कि आंसू रोक पाना उसके लिए संभव नहीं था। बाबू रामगोपाल पसीज उठे। एकदम से बाबू रामगोपाल को दया आ गई उसके ऊपर। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। बाबू रामगोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी न बोले, क्यों? हेतु ने धीरे से हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता, खुशी वाले घर में ये नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। तो देखो एक नौकर जिसको बड़े लोगों ने, मालिक ने और उसकी पत्नी ने उसे गलत समझा, वही नौकर अपना कर्तव्य निभा रहा था, अपना फर्ज निभा रहा था कि मैं इनके शुभ कार्य में अपने बेटे की मौत की खबर नहीं देकर मतलब विघ्न नहीं डालना चाहता था। तो श्रीमान स्तब्ध मतलब एकदम चौंक गए और हैरान उस उज्जड़ गंवार के मुंह की ओर देखने लगे कि मतलब हम जिसे उज्जड़ समझते हैं वो ऐसा बंदा निकला जिसे हमारे फंक्शन की, हमारे समारोह की ज़्यादा परवाह थी, न कि अपने बच्चे के मरने की। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ नौकर ऐसे होते हैं कि कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, कितना भी दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य निभाते हैं, अपना फर्ज पूरा निभाते हैं। और मालिकों को नौकरों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, उनके प्रति मानवीयता का व्यवहार रखना चाहिए, शिष्टाचार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें हमेशा, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। आज की कहानी ये कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कुछ कठिन शब्द हैं देखो। अनथक जो थके नहीं, बिना थके। षड्यंत्र कपटपूर्ण योजना। तब्दील मतलब बदलना। अफसोस मतलब पश्चाताप। पसीजना पिघलना। और कुछ मुहावरे हैं। मुंह फेरना, दुर्लभ से करना, ध्यान न देना। बर्खास्त करना, अपदस्थ करना मतलब निकाल देना। टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। बेकाबू होना, अनियंत्रित होना। और हाथ साफ करना, चोरी करना, सामान गायब करना। थैंक यू सो मच। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि 8, 9, 10 इन तीनों क्लासों के सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही ग्रामर से संबंधित वीडियो डाले गए हैं और कुछ और नया लेकर आएंगे। इन सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं वो सभी लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।